क्या हम वाकई जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं। 85% ऑफ पीपल हु गो टू वर्क, जो काम करने जाते हैं, दे हेट देयर जॉब। क्या हम हमेशा अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं जिस वजह से हम इतना स्ट्रेस में हैं? हम लोग बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। हर चीज में हम देखते हैं मी। डिप्रेशन इज द डिजीज ऑफ द रिच। कुछ लोग कहते हैं कि जेनजी में वर्क एथिक्स नहीं है, ना तो वो सीरियस हैं अपने काम को लेकर के, ना सिंसियर हैं अपने काम को लेकर के। 4 दिन के बाद either you will fire them or they'll leave। सुबह शाम खाली अश्लीलता ही देखते चले जाएंगे, तो नो वंडर उनका व्यवहार में ही वही कुछ आना शुरू होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील करें? वो या तो स्वार्थी लोग होते हैं, टोटली सेल्फिश पीपल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड अगला नंबर तो आपका आना ही है, बच के कहाँ जाओगे आप। जो कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है या आज का जो दौर है, उसके लिए हम युवाओं को सही तैयार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है हम लोग नहीं तैयार कर रहे ठीक से उनको। IITians and IIMs people 37 और 40% आर अनएम्प्लॉयड। कहते हैं कि समय से पहले और वक्त से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इससे क्या हो रहा है, आप बस बैठ के इंतजार कर रहे हो कि आपका वक्त कब आएगा। एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बरी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, काला ये खोजो, काला वो काला खोज ही रहा है। कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। एक बात बताइए, क्या आप खुश हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि आखिरी बार आप कब खुश हुए थे? आपको सोचना पड़ रहा है ना, एकदम से याद नहीं आ रहा, क्योंकि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग ने हमारी लाइफ को इस तरह से ओवरटेक कर लिया है ना कि हम जिंदा तो हैं पर जी नहीं रहे हैं। देयर इज़ अ बुक कॉल्ड लिव वाइल यू आर अलाइव, जो आपको स्ट्रेस से डील करना, एंजाइटी से डील करना तो सिखाएगी, साथ ही लाइफ की दूसरी चीज़ों को लेकर के भी मोटिवेट करेगी। आज हमारे साथ उस बुक के लेखक हैं, जो कि एक मोटिवेटर हैं, एजुकेटर हैं, ऑथर तो हैं ही, शिव खेरा जी के साथ आज हम ये कॉन्वर्सेशन करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू गरिमा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? आपका बहुत अच्छे एकदम। एंड इफ आई वाज एनी बेटर आई बी ड्रीमिंग। तो नहीं, परमात्मा का शुक्र है, बहुत अच्छा है जी। सर, आपको क्या लगता है कि हम वाकई जी रहे हैं? जी मतलब हम सब जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं, पर क्या हम वाकई जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं, बिल्कुल। वाकई में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन सही रूप में जिसको कहते हैं एक आर वी एंजॉइंग, अपना ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन एंजॉय नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाल ही में पढ़ रहा था मैं, इंडिया की स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं है, बट अमेरिका की स्टैटिस्टिक्स अभी बताई थी 85% ऑफ पीपल हु गो टू वर्क, जो काम करने जाते हैं, दे हेट देयर जॉब। 85% ऑफ पीपल हु गो टू वर्क, दे हेट देयर जॉब। आप बताइए कि काम पे जा रहे हैं एंड यू हेट योर जॉब, यू टेल मी, कैन यू एंजॉय इट? व्हाट विल बी योर, आपकी आउटपुट क्या होगी? व्हाट विल बी द रिलेशनशिप इन द एटमॉस्फेयर इन द ऑफिस? व्हाट इज द मैटर? समवेयर समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, वो हेट क्यों करते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर जो ऑफिस में है, एक बहुत सा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर है, पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है। सो समहाउ दे गेट पोल्यूटेड विद दैट, और समवेयर दे आर अनहैप्पी विद देयर बॉसेस। उनके जो मैनेजर हैं, दे आर समहाउ अनहैप्पी विद द लीडरशिप। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, एंड दैट इज वेयर दे फील डिजेक्टेड, आउटपुट गोज डाउन, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, एट्रिशन बढ़ जाती है, एंड दे डोंट लास्ट, एंड दैट ऑल्सो क्रिएट्स मोर स्ट्रेस। इट क्रिएट्स, इट्स अ साइकिल, एक साइकिल बन जाता है। तो अब देखिए, काम वाम छूट जाएगा। सब लोग तो इतने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है कि बिना काम किए उनके पास इनकम आ रही है। बहुतों को काम करना पड़ेगा। अब काम खोजने के लिए भी टाइम चाहिए, और उसके बाद ये कौन सी गारंटी है कि दूसरी जगह काम करेंगे वहाँ पर हर चीज़ ठीक मिलेगी आपको? वहाँ पर हो सकता है इससे बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो बात ये है कि एक चीज़ लोगों ने सीखी है कि आप एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरी पकड़ लेते हैं, वहाँ पर आपको पुरानी जॉब में से जो समस्या थी वो नहीं मिलती, यहाँ पे और नई किस्म की समस्या मिल रही है।
आप देखिए, आप एक एम्प्लॉय को फायर करते हो, नया एम्प्लॉय हायर करते हो, क्या देखते हो, नए एम्प्लॉय में वो प्रॉब्लम नहीं है, इसमें और नई किस्म की प्रॉब्लम है। तो बात ये है, वी ट्रेड प्रॉब्लम्स, मेनी टाइम्स वी ट्रेड प्रॉब्लम्स। इसका ये मतलब नहीं है दैट वन शुड नॉट चेंज, वो भी जरूरी है, बट लेट दैट बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप में, देर इज अबाउट 60-70% डिवोर्स रेट। कैलिफोर्निया देयर इज 90% डिवोर्स रेट। बल्कि एक और स्टडी हुई थी, एंड पीपल गेट रीमैरिड आफ्टर दैट, एंड वन स्टडी सेड दैट अबाउट 60-70% ऑफ जिन्होंने डिवोर्स ले लिया था, they actually started resenting, why did we do that? You see, all of a sudden things changed. Now I'm talking of 60-70% दोबारा से सोच रहे थे, maybe we might have been better off. Maybe if we had changed ourselves a little bit, हो सकता है हम लोग की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाए, और वी कुड हैव लिव्ड मच बेटर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आदमी के दिमाग में आता है, वो एक फीलिंग रिग्रेट की भी कभी कभी आती है। तो सेम थिंग हैपन्स एट वर्क ऑल्सो। आई गेस दीज आर एलिमेंट्स दैट क्रिएट सम स्ट्रेस, दे आर साइकोलॉजिकल, एंड दैट मैनिफेस्ट इन आवर बॉडी। सर, जो आपने उदाहरण दिया कि बहुत सारे लोग जो डाइवोर्स ले रहे हैं, फिर दोबारा शादी कर रहे हैं, वैसे ही नौकरी छोड़ रहे हैं लोग, किसी नई जॉब पर जा रहे हैं, पर फिर जब वो उस नए ऑफिस जाते हैं तो उनको पुराना ऑफिस बेटर लगने लगता है कि यार हाँ, इससे पुराना तो ऑफिस बेटर बेटर वही लगने जगह लगता है। थी। हाँ। या जो लोग दोबारा शादी कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है उनको लगता है यार इससे तो पहले मैं ठीक था। पहले ठीक था। तो क्या ये कांस्टेंट कंपैरिजन है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, क्योंकि हम कहीं पर आकर रुकना ही नहीं चाह रहे हैं, या हम हमेशा अपनी लाइफ को कंपेयर करते रहते हैं जिस वजह से हम इतना स्ट्रेस में हैं? बेटा ऐसा है कि हम लोग हमेशा डिसकंटेंटेड रहते हैं हर जगह पर, और कई बारी हम लोग गलतियां करते हैं। वी ओनली लुक एट व्हाट्स रॉन्ग, इनमें क्या खराबी क्या है, क्या बुराई क्या है इसके अंदर, और हम देखना भूल जाते हैं कि अच्छाई क्या है यहाँ पर। तो जब अपना हम लोग माइंड लगाते हैं ना कि इसमें अच्छाई देखिए कितनी है और कितनी अच्छाई है, और देन यू स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया बदल जाता है। और जब तक यही देखते हैं कि इसमें कमियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है, देन यू स्टार्ट वर्किंग। तो बात यह है कि वैल्यूज़ आदमी की मैच करनी चाहिए, वैल्यूज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, लेकिन उसके अलावा आदमी को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, एंड वन मस्ट मेक एडजस्टमेंट्स, एंड टू अ पॉइंट, एज आई सेड, जहाँ तक वैल्यूज़ का सवाल आ जाता है, फिर आदमी कहता है कि भाई हमारी रिलेशनशिप अब चल नहीं सकती है, बिकॉज देयर आर प्रॉब्लम विद वैल्यूज़। बट अदर देन दैट, मोस्टली वन हैज़ टू मेक एडजस्टमेंट विद द अदर पार्टनर और पर्सन। और ये खाली मैरिज में नहीं है, पेरेंट चाइल्ड, Yeah, of course. even parent child, they got a problem. And there are people who are घर में रह नहीं पाते हैं, कई लोग घर से भाग जाते हैं, कई और बहुत किस्म की समस्याएं। एंड लुक एट द स्ट्रेस, घर के अंदर कितना स्ट्रेस हो जाता है घर के अंदर। पेरेंट चाइल्ड है, ब्रदर सिस्टर्स है, यू सी हस्बैंड वाइफ, एट वर्क कोलीग्स, कहीं पर भी फ्रेंडशिप में देयर आर सो मेनी इश्यूज। बट मैं आपको एक बात बताऊं, the biggest cause of all this is that we have become, हम लोग बहुत स्वार्थी हो चुके हैं। हर चीज़ में हम देखते हैं me, and we forget to see we have to look at the other side. ये भी तो देखना चाहिए कि भाई दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है। और आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक वर्ल्ड फेमस साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर मेनिंजर, कार्ल मेनिंजर। इट्स अ वर्ल्ड फेमस क्लिनिक। तो एक आदमी ने डॉक्टर मेनिंजर से पूछा कि अगर डॉक्टर साहब आपको मालूम हो कि आपके एक पेशेंट जो आ रहे हैं आपके पास, एंड गारंटीड उसको एक अटैक होगा डिप्रेशन का, 100% होएगा, आप क्या उसको ट्रीटमेंट क्या दोगे? तो वो सोच रहे थे कि ये कुछ 4-5 दवाइयाँ लिखेगा। वो डॉक्टर साहब ने ये बोला कि अगर मुझे मालूम हो पक्का कि कोई मेरे पास आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए, एंड ही इज़ गोइंग टू हैव ए अटैक ऑफ डिप्रेशन, मैं उसको बोलूँगा भैया तू घर जा,
अपना घर में ताला लगाओ, घर से बाहर निकल जाओ और जाके शहर से दूसरे तरफ जाके देखो कि जो लोग परेशान हैं, बेघर हैं, तकलीफ में हैं, उनकी मदद करो, आपका डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। जस्ट हेल्प देम और आपका डिप्रेशन विल गो अवे ऑटोमेटिकली। लुक एट दिस, कोई दवाई नहीं लिखी उन्होंने, बट खाली कहा है कि, और दिस इज नॉट टोटली ट्रू, किसी ने कहा है डिप्रेशन इज द डिजीज ऑफ द रिच। Poor people are so busy working hard, they have no time to get depressed. रोटी सुबह से लेकर रात तक रोटी कमाते रहते हैं, वो डिप्रेशन के टाइम चाहिए ना भाई, उनको टाइम ही नहीं डिप्रेस होने का। Now, I'm not saying this is totally true. There are poor people who are depressed, and because of that depression, वो दारू पीना शुरू कर देंगे, ड्रग्स खाना शुरू कर देंगे, they take this way out. यहाँ पर भी हो जाता है। तो दैट इज अनदर साइड, इसको कहते हैं एस्केपिस्ट बिहेवियर। यस, क्योंकि मैं सिचुएशन को फेस अप नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर रिफ्यूज ले रहा हूं, दारू पी के लेटे रहना। यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, और उससे समस्या जाती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। सो दे डोंट अंडरस्टैंड दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन एंड इट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म पेन। ये लंबे सफ़र के लिए आपको और तकलीफ, आपके परिवारों को और तकलीफ देना शुरू कर देता है। सो देर आर मेजर इश्यूज दैट वन हैज़ टू लुक एट। सर, एस्केपिज्म की आपने बात की कि हम समस्या का सामना करने की बजाय उससे एस्केप करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी गाज़ियाबाद में एक हाल ही में केस आया था, 3 बच्चियों ने जो कोरियन गेम्स की अडिक्ट थी, उन्होंने अपनी छत से कूदकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो एक ऐसा गेम खेल रही थी जिसमें आखिरी स्टेज डेथ होती है। डेयर दिए जाते हैं और उनको डेयर दिया गया कि कूद जाओ, तो वो कूद गई। इस तरह की खबर सामने आई थी, और उसके बाद पता चला कि उस घर का माहौल सही नहीं था, जिस वजह से वो बच्ची जो है कोरियन गेम की अडिक्ट हुई थी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घर का माहौल सही नहीं है, वो या तो गेम्स के अडिक्ट होते जा रहे हैं या खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं परिवार के तौर पर, पारिवारिक स्तर पर भी हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है? पेरेंट्स के तौर पर बच्चों को कैसे समझें आज की डेट में? देखो, मैं एक बात बताऊं, पेरेंटिंग आज की तारीख में बहुत मुश्किल हो चुकी है। इट हैज़ बिकम मच मोर डिफ़िकल्ट देन 30-40 साल 50 साल पहले पेरेंटिंग थी ना, वो इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज हो चुकी है। रीज़न क्या है? आज एक्सपोजर इतने बढ़ चुके हैं, नेगेटिविटी, सोशल मीडिया। आज जो यंग जनरेशन है, 90% इनका डिप्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वहाँ पर क्या देखते हैं? दे आर मेकिंग कंपैरिजन्स। वो देखो उनकी बड़ी गाड़ी है, हमारी गाड़ी कुछ नहीं है, वो कितने गुड लुकिंग है, हम गुड लुकिंग नहीं है, फलाना। उनके खाली बैठ के इसी कंपैरिजन में दे गेट डिप्रेस्ड। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। जहाँ तक ये टेक्नोलॉजी ने एक फ़ायदा दिया है, एट द सेम टाइम इट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, यू मस्ट हैव रेड, अप टू द एज ऑफ 16 they have banned social media for up to the age of 16. And not only that, but आप देखिए अपना स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, अप टू द एज ऑफ 14 साल की उम्र तक इसने अपने बच्चों को लैपटॉप वगैरह नहीं दिए, मोबाइल फ़ोन नहीं दिए। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, दैट हम लोग, ये नहीं है कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं थी और अश्लील चीज़ें इतनी आ चुकी हैं, दोज आर अनदर बिग थिंग्स। अब 50 साल पहले भी प्लेबॉय मैगज़ीन होती थी एंड ऑल दीज थिंग्स, ये भी होते, लेकिन प्लेबॉय मैगज़ीन को लाने के लिए आपको 20-30 मील जाके घूम घूम कर खोजना पड़ता था कि प्लेबॉय मैगज़ीन कहाँ मिलेगी। आज तो आप खोलो अपना ये लैपटॉप या मोबाइल खोलो, सारा वहाँ पर ऑल pornography is right there. So it has led to major problems. अब इसका एक और रिसर्च बताता हूँ आपको, जो कि मैंने अपनी किताब में लिखा है, यू कैन अचीव मोर में भी लिखा हुआ है। करीबन दैट 90% जो रेपिस्ट हैं, दे आर एडिक्ट्स टू pornography. 90% रेपिस्ट जो हैं वो एडिक्शन है उनको अश्लील
मैगजीन देखने की, दे आर एडिक्ट्स टू pornography. कैन यू इमेजिन डे इन डे आउट, सुबह शाम खाली वो अश्लीलता ही देखते चले जाएंगे, तो नो वंडर उनका व्यवहार में ही वही कुछ आना शुरू हो जाएगा. क्यों, कैसे कहते हैं, इनपुट डिटरमिन्स आउटपुट. जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट आ जाएगी बाहर. तो ये यहाँ पर पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि दे हैव टू मेक श्योर दैट बच्चों के दिमाग में इनपुट सही आनी चाहिए. देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन सोशल मीडिया, देयर शुड बी अ कंट्रोल ऑन. एक टाइम था पहले हम लोग कभी बाहर जाते थे, पहले तो माँ बाप से पूछे बगैर जा नहीं सकते थे हम लोग घर. पूछ के, मतलब ये नहीं कि बता के जाना है, पूछ के मम्मी मैं परमिशन लेनी, मैं जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ. और माँ कहती थी नहीं जाना है, था बेटा नहीं जाना तो बैठ जाओ यहाँ पर. तो बैठ जाते थे और आंख देख के डर रखता था कि दोबारा मत पूछो नहीं तो मुश्किल पड़ जाएगी. ये हाल था. आजकल सिस्टम क्या हो गया है, इन अमेरिका, इवन इन यूरोप, एडवर्टाइज करते हैं कि अगर माँ बाप थप्पड़ लगा देंगे तो फ़ोन कर दो यहाँ पर, वी विल टेक देम टू जेल. दैट इज कॉल्ड चाइल्ड अब्यूज. तो वहाँ पर एक और समस्या हो गई. अब जो वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम हो गई है वो इंडिया में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है. अब इसको कहते थे चाइल्ड अब्यूज, अगर माँ बाप ने थप्पड़ लगा दिया है. मेरे को तो 3-4 थप्पड़ लगे थे, 3-4 बार ही थप्पड़ लगे थे, मतलब एक नहीं तो 3-4 बार, 3-4 थप्पड़ लगे थे 20 साल की उम्र तक. तो अब क्या हो रहा है कि अब पेरेंट अब्यूज शुरू हो गई है. वो कैसे, हमारे एक दोस्त हैं, वो साइकेट्रिस्ट हैं, तो मेरे को बता रहे थे, वो कहता है कि अब पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या करोगे, किसके साथ जा रहे हो. वो 4 सवाल पूछता है तो बच्चा अपने माँ बाप को बोलता है साहब अगर ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो आई विल जस्ट कॉल द 800 नंबर, खाली आई विल कॉल द 800 नंबर. उसके बाद आप फंस गए, अपना बोलते रहिएगा जो मर्जी बोलना है उसको, बट एक बारी तो आपको ले जाएंगे ना थाने. वो यू टेल मी, इज दिस द आंसर, इज दिस व्हाट इट इज, लाइफ इज ऑल अबाउट. तो आप माँ बाप वहाँ पे डर के रह सकते हैं क्या? दैट्स नॉट द आंसर. देयर वॉज अनदर स्टडी दैट slapping a child once in a while is not child abuse. That is not considered child abuse. I don't consider that. I'm writing a next book also. There's nothing wrong with that. So the point I'm trying to make is that child abuse is very, very different. Yeah. There's mental abuse. There's physical abuse. There's incest. अब देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है. With 60-70% divorce rate, mother is having 3 boyfriends, father is having 3 girlfriends. अब 4 चक्कर चल रहे हैं. वो बाप मदर को डेट कर रहा है, बट his eyes are on the daughter right there. This is incest. So it has become totally a very kind of a sadistic society is what I'm saying, is sadistic behavior. And how can you not be depressed? How can you be happy? So आजकल माँ बाप यही कहते हैं कि बेटा डू व्हाट फील्स गुड, आपको जो अंदर में खुशी हो करो. डू व्हाट फील्स गुड, अच्छा महसूस हो वही करो. डू व्हाट फील्स गुड. तो मेरा सवाल ये है, you can only feel good when you do good. How can you feel good when you don't do good? Now the question is there something called good and bad? Yeah. You see, अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा करेंगे तो you will feel good also. So if you are good, you'll do good, you feel good. But how can you feel good when you don't do good? अब सवाल ये है, is there something called good and bad? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहती है सब नथिंग इज राइट और रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट सो. किसने बोल दिया था? एक शेक्सपियर ने बोल दिया था. उसने तो सबको, सारी जनरेशन को पागल कर दिया है. नथिंग इज गुड और राइट और रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट सो. कमाल की बात है यार, मतलब कुछ सही गलत है ही नहीं. आप मुझे एक बात बताओ, मैं एक प्रोग्राम कर रहा था अमेरिका में, तो इस पॉइंट पे जब आए हम, तो उसने मेरे से पूछा कि भाई
आप कह रहे हैं देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट एंड रॉन्ग, बट ये आपने सुना नहीं, देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट सो। तो मैंने कहा भैया मैं इस शेक्सपियर की बात से एग्री नहीं करता हूँ, और मैं उससे पूछा कि अगर राइट और रॉन्ग कोई होता ही नहीं है, गुड बैड ही कुछ नहीं है, तो every criminal, everything, if everything is subjective, तो every criminal in this world should be released, जेल से निकाल दीजिए उसको। Who says he was wrong? आप कहते हो वो गलत है, वो तो नहीं सोचता कि वो गलत है, उसने तो ठीक किया। फिर अगर कुछ राइट और रॉन्ग कुछ होता ही नहीं है तो हिटलर वाज टोटली राइट, कौन कहता है गलत है? आप तो कहते हो उसने नहीं सोचा, तो आप हर चीज़ की बहस करते रहोगे। और छोटी सी और एक और उदाहरण आपको देता हूँ। मान लीजिए फ्रॉम दिस मीटिंग यू गो आउट, सड़क पे आप जाते हो और रास्ते में एक आदमी जोर से आपको चाकू मारता है ऑन योर किडनी एंड ट्विस्टेड 3 times, ब्लड कमिंग आउट योर सिस्टम। आप कहते हो भैया आप गलत काम कर रहे हो, कहता है आपने शेक्सपियर नहीं पढ़ा, नथिंग इज राइट और रॉन्ग, योर थिंकिंग मेक्स इट सो। बताओ उसको, समझा दो जरा उसको। दिस इज नॉनसेंस, outright. This is only justifying wrong things in life. There is something called right and wrong. There is something called good and bad. अगर आपने हमारा पॉडकास्ट कर रहे हो, आपने 5 बारी चेक किया होगा इसका वॉइस लेवल, फलाना लेवल, बिठाना लेवल, क्योंकि आपको एक मालूम है अगर ठीक नहीं होगा तो आपका सारा पॉडकास्ट खराब हो जाएगा। ठीक बात है? तो आपका एक बेंचमार्क है ना, स्टैंडर्ड है कि नहीं है? Yes, गरिमा, absolutely. you have a standard. The point is same thing. इसी तरीके से we have to have standards also on values. हमारे सिद्धांत और उसूलों पर के लिए भी we want to have a benchmark. If everything is right or wrong, nothing is right or wrong, ये क्या तमाशा है? तो we have to have a benchmark called right and wrong. अब सवाल ये है कि how do you establish benchmark for right and wrong? ठीक बात है। अब जो भी हम काम करते हैं अगर ठीक से करना है तो वी हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड। अब वैल्यूज और सिद्धांत उसूलों का बेंचमार्क कैसे लिया जा सकता है, एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूं आपके साथ। एक बुजुर्ग सी महिला थी, उसके हाथ में ग्रोसरीज के बैग भरे हुए थे, तो शी वॉज वेटिंग फॉर अ बस। तो उसके पीछे एक लड़का था, वो भी 6 फुट का, वो भी बस की वेट कर रहा था। बस आई, ये दोनों बस पे चढ़ गए और बस एकदम भरी हुई थी, पैक्ड। दूर एक सीट खाली थी, तो ये बुजुर्ग महिला चलने लगी उस सीट लेने के लिए। तो पीछे से ये लड़का आया, इसने जोर से हाथ मारा इस बुजुर्ग लेडी को एंड एक बड़ा कदम लेके सीट ले ली इसने, और ये बुजुर्ग औरत बस पे गिर गई वहाँ पे ज़मीन पे। इसके जो ग्रोसरीज के बैग्स थे सारे गिर गए, सारे बिखर गए वहाँ पर, और वो वहाँ पर एकदम हेल्पलेस वहाँ पे लेटी पड़ी थी। अब बहुत सारे पैसेंजर्स थे बस में। एक सोफिस्टिकेटेड लेडी थी, वो सोचती है कि बदतमीज है लड़का ये, हाउ क्लमजी ऑफ दिस बॉय, शी इज लुकिंग एट द मैनर्स, एटिकेट, मैनर्स। एक वकील था, वो सोचता है कि ऐसे व्यवहार के खिलाफ कोई कानून तो जरूर होगा जरूर। एक सर्जन था, उसने सोचा कि इस लेडी के 3 रिब्स टूट गए होंगे। और एक साइकेट्रिस्ट भी था वहाँ पर, वो सोचता है दिस बॉय इज साइकोटिक, नीड्स मेंटल हेल्प। देखिए 4 लोग कैसे अलग अलग सोच रहे थे, एक एटिकेट, मैनर्स, दूसरा लीगलिटी, सर्जिकली, मेंटली। उन चारों में से किसी ने एक बारी ये नहीं सोचा कि ये काम सही है या गलत है, डिड यू डू राइट और रॉन्ग। हम ये सवाल क्यों नहीं पूछते, जानते हो क्यों गरिमा? ये पूछते हैं तो वी बिकम जजमेंटल। भाई जजमेंटल हो गए ना आप। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शुड दिस बॉय हैव बिहेव्ड लाइक दिस लेडी? क्या इस लड़के को ऐसे व्यवहार करना चाहिए इस महिला से? नहीं। आंसर इज नो। अब दूसरा सवाल, क्या किसी को भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? नहीं। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल। शुड एनीवन बिहेव लाइक दिस विद एनीबॉडी? आपने कहा नहीं, दैट्स यूनिवर्सल।
किसी को किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। दिस इज ए यूनिवर्सल बेंचमार्क। तो इसलिए बेंचमार्क वैल्यू सिद्धांत के लिए इट्स नॉट डिफिकल्ट। आप देखें, हर डॉक्टर ग्रेजुएट करता है, जानते हो, जब ग्रेजुएशन होती है उसकी, ए डॉक्टर हैज टू टेक एन ओथ ऑफ हिपोक्रेटिस। आपको मालूम है? नहीं। या इट इज ए ओथ ऑफ हिपोक्रेटिस। कितनी बड़ी ओथ है, मैंने पढ़ी हुई है, ओके मुश्किल से 2 पैराग्राफ होगी, 1 पेज। ओके हाउ ओल्ड इज दैट ओथ? 2000 साल पुरानी ओथ है हिपोक्रेटिस की, 2000 ईयर ओल्ड। और हर लॉयर जो ग्रेजुएट करता है, he also has to take an oath of code of conduct. How long is that oath? 2 pages. हर जज, IPS ऑफिसर, IAS ऑफिसर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो हर एक को पोजीशन लेने से पहले एक शपथ लेनी पड़ती है। कितनी बड़ी शपथ होती है? 5 लाइन। दैट्स ऑल। मुझे आप बताइए कि क्या आपको उस 5 लाइनों से ज़्यादा कोई सिद्धांत उसूल चाहिए? दैट्स मोर देन इनफ। यू नो समथिंग, वैल्यूज क्लियर करना मुश्किल नहीं है, हम करना नहीं चाहते हैं जान के, क्योंकि जितने कंफ्यूज रहेंगे, यू डोंट हैव द करेज टू फेस अप टू द सिचुएशन। वी डोंट हैव द गट्स टू फेस अप। वो हम खुश रहते हैं गलत काम करते, बेईमानी करते। यू नो व्हाई? वी जस्टिफाई ऑल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, एंड दैट is big stress creation. यस, It creates a lot of stress. एब्सोल्युटली। सर, जेनजी को लेकर के बहुत तरह की बहसें चलती हैं, हो सकता है आपने भी उनके बारे में इस तरह की बहसों को पढ़ा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जेनजी में वर्क एथिक्स नहीं है, ना तो वो सीरियस हैं अपने काम को लेकर के, ना सिंसियर हैं अपने काम को लेकर के, ना वो टाइम पे ऑफिस पहुंचते हैं, जब मर्जी तब छुट्टी ले लेते हैं। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जिनको ये लगता है कि ये एक ऐसी जनरेशन है जो अपने इमोशंस को लेके वोकल है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई विल नॉट कम टू वर्क। क्योंकि उससे पहले की जनरेशन चाहे अच्छा फील कर रही है, ना कर रही है, मेंटली अच्छा फील कर रही है, इमोशनली नहीं अच्छा फील कर रही है, पर अगर ऑफिस जाना है, ये काम करना है तो करना है। अपने इमोशंस हमेशा नेग्लेक्ट किए, पर ये वो जनरेशन है जो उसके बारे में बात करती है। आप इस जनरेशन को कैसे देखते हैं? या बहुत सारे लोग इनके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो क्या कैसे वो बैलेंस बनाया जा सकता है? पेरेंट्स भी बहुत बार इस बारे में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे समझें इस जनरेशन को। बेटा, आपने अभी बोला है कि आज की जनरेशन, इफ दे नॉट फीलिंग गुड, दे आर वोकल अबाउट इट। एंड पहले था, इवन इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड, दे विल स्टिल डू इट, कि मेरे को जरूरी काम करना है, सो आई मस्ट बी देयर, दे विल बी देयर। आप मुझे एक बात बताइए, एक एथलीट जो ओलंपिक्स में जीतता है गोल्ड मेडल, डज ही वांट टू प्रैक्टिस एवरी डे इमोशनली? इज ही अप एवरी डे? क्या उसका दिल करता है जाके प्रैक्टिस करने का? नहीं करता, बट ही स्टिल डज इट। व्हाई? बिकॉज इट नीड्स टू बी डन। डिसिप्लिन। सो यही जो कहते हैं ना, डू व्हाट फील्स गुड, नो, डू व्हाट ऑट टू बी डन इवन इफ इट डज नॉट फील गुड। ओके। इसलिए जो का, अब एक बात मैं आपसे उदाहरण, ये तो आप रिलेट कर पाओगे बहुत अच्छा। अब घर में देयर आर 2 पीपल, हस्बैंड वाइफ, दोनों काम करते हैं, लेडीज भी काम करती हैं। एक लेडी काम करके आती है, सारा दिन खाना बनाती है, किचन संभालती है, शी हैज अ स्मॉल लिटिल बेबी, एंड शी इज टायर्ड इन द इवनिंग। सब किचन विचन समेट के सोती है, और रात को 2 बजे उसका बच्चा रोना शुरू कर देता है। द चाइल्ड इज क्राइंग एट दैट टाइम। टेल मी, do you think she feels like getting up to look after the baby? No. Do you think she feels like? No, she hates it. She's so tired. But she gets up. Why? What happened to her emotions? You know, she overcame the emotion. She considered 2 things: responsibility and duty. Responsibility and duty. And of course, the love factor comes in, but it is not that love made her do it. You see, you go, people say, you see, young generation है, हमारे टाइम पे I love you, I love you, I love you, हर एक को बोलते हैं I love you, I love you, और 4 दिन के बाद love you क्या होता है? खत्म हो गया लव, खत्म। कहाँ चला गया लव? You see, love is not what keeps your relationship going. It is
अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लफ्ज हैं, ड्यूटी. This is what it is. She doesn't feel like, but she still gets up because she understands that this baby is depending on me and I must do it whether like it or not. बट सर एक सवाल है मेरा कि आपने बोला दैट मदर हैज़ टू गेट अप क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Duty, बट वाई इज इट नॉट अ responsibility. फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? Beta, we're not getting into the gender issue. Whether the father gets up, do you think the father one wants of the parent, yeah. Well, they have to get up. You think the father wants to get up? Obviously not. So whoever gets up is a material, but somebody has to get up. Did they feel like getting up? Answer is no. So we need to understand. एंड हर चीज़ ज़िंदगी में एक कंपैरिजन नहीं होता है. नहीं होता है. हर चीज़ में, क्योंकि मैं करती हूँ आपको करना है, मैं करती हूँ आपको करना है, ये घर में ये तो ऐसे तो टकराव रहेगा, घर में बक बक रहेगी. उस परिवार में हमेशा यू विल फाइंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑलवेज. यू कांट कीप मेकिंग कंपैरिजन्स. मैं इतना कर रहा हूँ, अब उसमें फिर कैलकुलेशन होती है. मैं इतना कर रहा हूँ, आप कम कर रहे हो, आप ज़्यादा कर रहे हो, आप कम कर रहे हो, बैठ के इसी में लगे रहो बैठ के. भैया ये सौदेबाजी नहीं होती है, ट्रांजैक्शन नहीं है. वो कहते हैं ना कि एक मैरिज इज अ 50-50 पार्टनरशिप रिलेशनशिप, राइट? 50-50 करेक्ट? यस. इनकरेक्ट, गलत. मैरिज इज 100% रिलेशन. ईच पार्टी हैज टू गिव 100%. एवरीबॉडी हैज टू गिव 100%. देयर इज नो अदर वे. देयर इज नो ट्राई इशू. आप देखिए इसी में क्या है, कई बारी आप जॉब इंटरव्यू करते हो, आप श्योर आपने भी, यू हायर पीपल समटाइम्स, यू इंटरव्यू, पीपल से अच्छा आई कैन गिव इट अ ट्राई, आई कैन गिव इट अ शॉट, आई विल गिव इट अ ट्राई. guaranteed it won't work. 4 दिन के बाद either you will fire them or they'll leave. You know why? जो आदमी शुरुआत ही कर रहा है with a doubt, I'll give it a shot, if it works out, I'll carry on. नहीं workout करेगा तो छोड़ देंगे. Guaranteed it won't work. Reason, क्योंकि commitment नहीं है. There is no commitment. कुछ भी करो, कोई भी रिश्ता हो, problems are bound to happen. बट जहाँ कमिटमेंट नहीं है, फर्स्ट प्रॉब्लम आई, भाग गया आदमी. यू रन अवे. बट टेल मी, इज दैट लाइफ? इज दैट हाउ कैन ए पर्सन लिव लाइक दैट? दिस इज वेयर द प्रॉब्लम्स आर. सी, वन हैज टू accommodate, work it out. Give them a benefit of doubt. Give them a benefit of doubt. Teach them, train them, learn from them. Learn from them. And that is the only way to go. There is no other way. और आप मुझे बता दो कोई और रास्ता हो कहीं पर भी. There is nothing out there. हमें ना एक You और see what I'm saying to you? जी. And this is the missing component today. This is the missing component. Life has become very shallow. Depth खत्म हो चुकी है. इसी गहराई चाहिए आदमी के रिश्तों में. जब गहराई नहीं होगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे. जहाँ गहराई होगी ना, वहाँ पर आदमी कहता है यू हैव टू वर्क इट आउट टुगेदर. देयर इज नो अदर आंसर. और एक मिड वे पे आना पड़ेगा. यू हैव टू कम टू अ मिड वे टू. बेटा मिड वे आए या किसी ने ज़्यादा दिया, किसी ने कम दिया, ऐसे ही होता है. पर सर अगर एक इंसान, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो पेरेंट्स का रिलेशनशिप हो, दोस्ती का रिश्ता हो या शादी का रिश्ता हो, अगर एक ही इंसान को अगर ज़्यादा देना पड़े एफर्ट हर बार, तो वो उसके लिए बहुत थकाने वाला नहीं हो जाएगा? वहाँ पर प्रॉब्लम है. ओके. वहाँ पर प्रॉब्लम है. आपने बिल्कुल ठीक कहा है. इसी जहाँ पर इंसान स्वार्थी हो जाता है ना, मी एवरीथिंग सेल्फिश, टेकर, वहाँ पर फिर समस्या है. देन देर इज अ प्रॉब्लम एंड दैट इज टाइम. एंड 2 टाइम होती है जहाँ पर इंसान टोटल स्वार्थी हो जाए या आदमी की वैल्यूज़ में टकराव आ जाए. हमारी वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट करती हैं. नहीं रह सकते हम. दैट्स ट्रू. और एक आदमी सिर्फ यहाँ पर
स्वार्थी हो जाए, दूसरे को निचोड़ने पे लग जाए, काम नहीं। ये ऐसे कहीं पे इवन बायर सेलर नहीं हो सकता है, बायर सेलर नहीं, रिलेशनशिप नहीं चलेगी, कोई रिलेशनशिप नहीं चलेगी बेटा, माँ बाप की भी नहीं चलेगी, पेरेंट चाइल्ड की भी नहीं चलेगी। सो इट हैज़ टू बी लुक्ड एट बोथ साइड्स, उसके बगैर नहीं है। सर एक और चीज़ सिखाई जाती है हमको, मतलब बचपन से मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाई और हम जनरेशन से देखते आ रहे हैं, सिखाया जाता है संतोषी होना। कहते हैं कि समय से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन क्या ये हमें, मुझे कभी कोट मोटिवेटिंग नहीं लगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आप बस बैठ के इंतज़ार कर रहे हो कि आपका वक्त कब आएगा, आप ट्राई नहीं करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे जब सब वक्त आने पे मिल ही जाना है तो मैं कोशिश क्यों करूं। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बेटा मैं तो आपको आज आई रियली compliment you and I will give you one of my books today because I think you have given a very good perspective to life. ये जो है ना भाग्यवादी नजरिया कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता, जो लोग ऐसे होते हैं ना वो कुछ होने का इंतज़ार करते हैं, कुछ करके कभी नहीं जाते आज तक। एंड ये जो एक नज़रिया है भाग्यवादी नज़रिया, यही दिस डिस्ट्रॉयज लोगों के जीवन को आज बर्बाद कर रहा है, खास तौर पे इंडिया में, खास तौर पे इंडिया में। ये दिस इज मोर एप्लीकेबल टू इंडिया। किस लिए बोल रहा हूं आपको? दो चीज, ये भाग्य पे बैठे होते हैं और वन ऑफ द बिगेस्ट डैमेज इस देश को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है वो हमारे मीडिया ने पहुंचाया है। आप देखिए कभी भी टीवी ऑन करते हो क्या देखते हो, वहाँ पर हॉरोस्कोप देखते हो। हॉरोस्कोप, बाबा जी बैठे हैं, गुरु जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, महाराज बैठे हैं, तिलक लगाया हुआ है, पूछ रहे हैं बोलो बेटा कौन सी जगह से बोल रहे हो, जन्मतिथि बोलो, नाम बोलो, टाइम बोलो। कहता गुरु जी मालूम नहीं। वो गुरु जी के पास वहाँ पे वो पड़ा हुआ है, एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो टिक 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 करता है। वो दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तीसरा चौथे के घर में बैठा है, बुध इधर बैठ गया, उधर सोम बैठ गया, उधर मंगल बैठ गया, फलाना इधर उधर। अरे दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो समस्या तो होगी। फिर बोलेगा ओहो मंगलिक 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 हो गया, मंगलिक हो गया। फिर कहते हैं शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। तो अब वो घबरा जाते हैं सब। अब कहते हैं उपाय क्या है? बोले उपाय ये है, एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, काला ये खोजो, काला खोजो। वो काला काला खोज ही जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। गरिमा आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शनि परमानेंटली इंडिया में क्यों रहता है? ऑस्ट्रेलिया नहीं जाता, न्यूजीलैंड नहीं जाता, अमेरिका नहीं जाता, यहीं बैठा है परमानेंटली, यहीं पे। प्रॉब्लम क्या है? देखो मैं आस्था की रिस्पेक्ट करता हूँ, हर एक की आस्था है। विश्वास इंसान को ताकत देता है, अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर बनाता है। मैं आपसे क्यों ये बात कह रहा हूँ? अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीज़ों पर यकीन नहीं किया, नेवर। इनफैक्ट उन्होंने इनके खिलाफ हमेशा लड़ाई की, इनके खिलाफ लोगों को जागृति की। आप देखिए सिख परिवारों में ना कोई मंगलिक होता है, कोई पत्री नहीं मिलाते, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता। हर सिख की शादी संडे को होती है। एवरी सिख वेडिंग इज अ संडे वेडिंग। संडे को सूट नहीं करता सैटरडे को करते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता फ्राइडे को कर देते हैं। देखिए लुक एट ऑल दिस। और सिखों में आप देखेंगे कोई जात नहीं होती, हर सिख आदमी का नाम सिंह है, लास्ट नेम। हर सिखनी औरत का नाम कौर होता है। देयर इज नो कास्ट। और सिखों में जो सिक्खी है वो 3 सिद्धांतों पे टिकी हुई है। नाम जप, वंड शक, कीरत कर। नाम जप एक परमात्मा है और निरंकारी एक परमात्मा है, निरंकारी एक। वंड शक का मतलब है बांट के खाओ, लंगर का कॉन्सेप्ट।
जिसके पास नहीं है, गरीब है, कमज़ोर है, आप उसको बांट के उसकी हेल्प करो। आप ये लंगर का कॉन्सेप्ट 550-600 साल पहले गुरु नानक जी ने शुरू किया था। और किरत कर का मतलब होता है काम करके, मेहनत से, ईमानदारी से काम करना, और कोई काम ईमानदारी से किया हुआ छोटा नहीं होता। गरिमा, आपसे पूछना चाहता हूँ, आज तक जिंदगी में कभी आपने किसी सरदार को भीख मांगते देखा है? आज तक दुनिया में देखा है कहीं? नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि कोई सरदार मांगता ही नहीं है। और क्योंकि किरत कर का मतलब है वो मेहनत कर लेगा, नाली साफ कर लेगा, जूता साफ कर लेगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ये अहंकार नहीं है, इसका मतलब है ईमानदारी से कोई भी काम किया हुआ छोटा नहीं है। दिस इज द स्पिरिट। और मैं तो कहता हूं कि इस देश में ना, अगर सिक्खी के आधार बना के हमारी अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना देते ना, दिस कंट्री, ये देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और आप देखें कि मैं हाल ही में झारखंड गया, तो काफ़ी साल पहले मैं जब गया था, तो क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ है, तो दे गेव मी अ वेरी बिग रिसेप्शन। तो झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया, क्योंकि धनबाद में जन्म हुआ। तो मैंने, जब मुझे पकड़ाया उन्होंने माइक, तो मैंने पूछा उनको, भैया कि जब झारखंड नहीं बना था मैं क्या था? बिहारी था ना। अब मान लो झारखंड के भी 2 टुकड़े हो जाएंगे तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? तो मैंने कहा यार, पहले तो ये तंग सोच जो है ना, बाहर निकालो आप। क्योंकि मेरे हिसाब से मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज़्यादा है। मातृभूमि मेरा देश है हिंदुस्तान, जन्मभूमि धनबाद है। तो क्या हो गया? अब गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म पटना में हुआ था, वो बिहारी बन गए। यार, हम लोग इतने तंग सोच हो गई है हमारी इस देश में कि हम लोग ये बेकार की बेकार बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नो नो नो, यूनिटी डाइवर्सिटी नहीं है, दिस इज डिवीजन इन डाइवर्सिटी। तोड़ तोड़ के बेकार बात कर रहे हैं। खाली पूरा पॉलिटिशियन नारे लगा रहा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट आर वी टॉकिंग रबिश। महाराष्ट्र में मराठी नहीं आती, मार मार के निकाल देते हैं। दूसरे देश में नहीं आती, वो वहां निकल। ये हाल हो रहा। हर तीसरे दिन यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, वहाँ से बंद हो रहा है, फलाना हो रहा है। कहाँ से जाओगे? इसी विकसित भारत को देख रहे हो, कहाँ से देखोगे विकसित भारत? ऐसे देखोगे विकसित भारत? कैसे देखोगे? पानी पीते हो मर जाते। इंदौर में देखिए आप, अभी पानी पी रही। पोल्यूशन एयर में सांस लेते हो तो मर जाते हो आप, अस्पताल जाके बैठ जाते हो आप। यू सी, वी हैव टू कम डाउन टू बेसिक्स, राइट? और ये हमको अंधविश्वास से हटना पड़ेगा आपको। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं कि इंडिया टुडे की मैगजीन जो जनवरी इशू 2018 का एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकला था, एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि कई जगह इंडिया में, because of superstition and astrology, natural childbirth has gone down by 80%. 80%. तो उन्होंने खास तौर पे मेंशन किया साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास। उन्होंने कहा कि वहाँ पे आप चेक कर लीजिए गूगल में, 80% ऑफ चाइल्ड बर्थ इज डन थ्रू सी सेक्शन। रीज़न क्या है? मुहूर्त निकलवा के बच्चा निकाल रहे हैं वहाँ पर। Look at what is going on here. मैं देखिए, जिंदगी में हमेशा जिंदगी ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है। इट हैपन्स फॉर ऑल ऑफ अस। जिसने जिंदगी में कहीं आगे जाना है ना, तो जब जिंदगी में उतार आता है तो वो एनालाइज करता है कि मान लीजिए अगर यही हालात मेरे को दोबारा से फेस करने पड़े तो क्या मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगा जैसे मैंने किया था? अगर आंसर इज यस, मीन्स कुछ नहीं सीखे। अगर आंसर इज आई लर्न फ्रॉम दिस, सो इन फ्यूचर दिस व्हाट आई विल डू और दिस आर आई वोंट डू।
तब कुछ सीखे। लेकिन जिसने कुछ सीखना नहीं है ना, जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम समस्या आती है, वो कहता है साहब मेरी गलती थोड़ी है, मेरे स्टार्स फेवर नहीं कर रहे, मेरी गलती नहीं है, स्टार्स आर द प्रॉब्लम। और वो नग पहनेंगे, जोशी के पास जाएंगे, बाबा जी पकड़ेंगे, पाँव पकड़ लेंगे उनके, अरे बाबा जी गुरु जी जेल में उनको होना चाहिए, बैठे वहाँ पर बैठ रहे हैं। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट दे आर सुपरस्टिशियस, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दिस। एक आदमी ने नग पहने हुए थे, वो 10 उंगली में मैं उसको देख रहा था नग है, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कि भैया 10 नीचे भी पहना है क्या तुमने, कहाँ पे बैठे हो आप? और एक और आपको उदाहरण देता हूँ, दुख की बात ही है, खुशी की बात नहीं है। बहुत से लोग आज टेम्पल्स में जाते हैं, ज़्यादातर लोग जाते हैं डर के मारे बजाय आस्था की वजह से। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज। मैं एक बारी एयरपोर्ट जा रहा था, तो अचानक ड्राइवर ने जोर से गाड़ी रोक दी। तो मैंने कहा भैया क्या हो गया? कल सब बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने कहा अब क्या होगा? बोले तो मैं गाड़ी रोक देता हूँ क्योंकि अब जाएंगे तो अब शकुन हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा फ्लाइट मिस हो जाएगी तो नुकसान हो ही जाएगा। तो मैंने उसको पूछा भैया कब तक गाड़ी रोकोगे? कहता जब तक कोई दूसरी गाड़ी ना निकल जाए। तो मैंने कहा उसका नुकसान हो जाएगा। बोले उसकी समस्या। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मान लीजिए आप 15 गज पहले होते, बिल्ली निकल चुकी होती और अगर आपने बिल्ली को नहीं देखा होता तब फिर क्या होता? कैन यू इमेजिन? जैसे जवाब दिया उसने ऐसे की रिसर्च की हुई है उसने बिल्ली के ऊपर। कहता है साहब उस हालत में बिल्ली की पावर कम हो जाती है। क्या बात है? पीएचडी की हुई है उसने बिल्ली में। कमाल हो गई। और लोग पीएचडी एमबीए यही कुछ कर रहे हैं आज, पढ़े लिखे लोग। दिस इज सैड। आप देखिए अपना यही कुछ हिसाब, क्रिकेट मैच होता है तो वहाँ पर लगे होते हैं, ज्योतिष चल रही है, फलाना हर जगह चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन? यस। सो इट इज सैड। ये इंसान को कमज़ोर बना रहा है। सी, जो इंसान, सर्टनली आई बिलीव इन गॉड, मैं प्रार्थना करता हूँ रोज़, बट मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि साहब आपने भगवान देखा है क्या? तो भगवान नहीं देखा तो भगवान कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ मालूम है आपको? मैंने कहा डू यू हैव एन आंसर? मेरे से पूछते हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया मेरे पास तो आंसर नहीं है। तो बोले ये सुपरस्टिशन नहीं है क्या? मेरे से पूछते हैं कि क्या ये सुपरस्टिशन नहीं है? तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो ध्यान से बात सुनिएगा, मैं भगवान, वाई डू आई बिलीव इन गॉड? इस वजह से कि मैं अगर सारी सृष्टि को देखता हूं ना, सारी सृष्टि को, फ्लोरा फोना, पहाड़ पर्वत, समुंदर, द एनिमल्स, क्रिएशन, ऑल दिस, इतनी जो सृष्टि बनी हुई है, सारे प्लैनेट्स, ये किसी ह्यूमन बीइंग का काम नहीं है सर। इट्स नॉट ह्यूमन बीइंग वर्क। सो इट इज कोई सुपर ह्यूमन जरूर हुई होगी चीज कोई, एंड दैट सुपर ह्यूमन इज सुपर पावर, एंड दैट सुपर पावर आई कॉल इट गॉड। दैट सुपर पावर आई कॉल इट गॉड। दैट्स ऑल। So this is what we are talking, but that's really what it is. So that is where you gain your strength, and when you feel and believe something spiritual of this nature, आदमी की आत्मशक्ति और बढ़ती है। You become stronger rather than weaker. विश्वास और अंधविश्वास में अंतर है ऑफ कोर्स। मतलब बहुत अगर फर्क आप है। किसी डिवाइन पावर पे विश्वास करते हैं या आप यूनिवर्स फॉर दैट मैटर, आप नहीं मानते भगवान में, आप ये भी कह लें कि आप यूनिवर्स में जैसी एनर्जी देते हैं वही वापस आती है, तो वो भी सुपर पावर ही है एक तरीके की। तो विश्वास और अंधविश्वास का अंतर तो सर आपने बताया। एक और चीज़ मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, जैसे कई बार ना मोटिवेशन और डिसिप्लिन दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हम मोटिवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर के आ जाएंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, रादर कोई आके आपको थोड़ी देर के लिए मोटिवेट करके चला गया। बिल्कुल ठीक बात। देखिए मोटिवेशन एक आग के समान होती है। अब जब
आग बुझने वाली होती है तो आप कोयला डालते हो, लकड़ी और डालते हो, नहीं तो आग बुझ जाएगी। तो मोटिवेशन भी टेम्परेरी होती है, अनलेस यू कीप एडिंग फ्यूअल उसको, तो मोटिवेशन डाइज, खत्म हो जाएगी। आपकी बैटरी जैसे है नहीं है, बैटरी आप मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल यूज़ करोगे तो बैटरी खत्म हो जाएगी। अब क्या वेट करते हो कि डेड हो जाए उसके बाद चार्ज करोगे? ना ना, डेड होने से पहले चार्ज कर लेते हो आप दोबारा से। इसीलिए मोटिवेशन भी वही चीज़ है। जिस तरीके से हमारे जिस्म को खाना चाहिए, खाने के बगैर हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, और अगर बुरा खाना खाएंगे, गलत खाना खाएंगे तो भी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो खाने के, दैट मीन्स हमारे जिस्म को जैसे रोज़ पौष्टिक खाना चाहिए, उसी तरीके से हमारे दिमाग को भी वी नीड पॉजिटिव थॉट्स एवरी डे टू स्टे ऑन ट्रैक। अदरवाइज हर इंसान स्लिप कर जाता है, गिर जाता है। आप एक एथलीट देखिए, वो प्रैक्टिस करना छोड़ देगा, उसकी मसल्स क्या हो जाएंगी? सेम उसी तरीके से रहेंगी, या दे बिकम फ्लैबी, उसका स्टेमिना क्या हो जाएगा? स्टेमिना गिर जाएगा। तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ चार्ज ऑल द टाइम, दिस इज वन। एंड वो आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, इज फीलिंग्स। I feel good, I'm motivated. I don't feel good, I'm not motivated. And that is where people lose out. तो whether I feel good or I don't feel good, अगर मेरे को एक जिम्मेवारी है, मेरे को काम करना है, मेरे को डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, then I have to do it whether I like it or not. So it is discipline जो चीज़ इंसान को आगे लेके जाती है, not the motivation part. Yes. मोटिवेशन तो आपको शुरुआत करा देती है, लेकिन आपको कंटिन्यू कर तो डिसिप्लिन कराता है। राइट सर, एक बिल्कुल सवाल ठीक आपने। जो बहुत सारे लोगों का है आज के समय में, और मेरे साथ के भी बहुत सारे लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से कैसे डील करें, हाउ टू कीप योरसेल्फ अनअफेक्टेड। देखो बेटा, एक बात बताऊं आपको, जिंदगी में जहां पर एटमॉस्फेयर खराब होगा ना, यू कैन नॉट रिमेन अनअफेक्टेड। ध्यान से बोल रहा हूं जो आप, ये बेकार वाली कहानियां हैं कि बस हम तो यहां पहुंच गए, हमको तो अफेक्ट ही नहीं कर सकता। देखो, छोटी सी बात है, जो आप करते हैं उसका इफेक्ट मेरे को होता है, मैं करता हूं उसका इफेक्ट आपको होता है। ये ध्यान से सुनिए जो मैं बात कहने जा रहा हूं। मान लीजिए 10 लोग एक किश्ती पे जा रहे हैं समुंदर पे, और अचानक आप बीच समुंदर में पहुंच गए। एक आदमी पीछे की सीट से ड्रिल निकालता है और अपनी सीट के नीचे ड्रिल में छेदा करना चालू कर देता है। तो आप कहोगे यार क्या कर रहा है भाई तू? कहता मैं अपनी सीट के कर रहा हूं ना, तुम्हारी सीट को तो नीचे कर रहा, खाली मेरी सीट है ना। अरे भाई, जो तू कर रहा है तो सारे सब तो मरेंगे तो सब हम। यू से हाउ कैन आई नॉट बी अफेक्टेड? सो आपने पूछा कि हाउ कैन यू नॉट बी अफेक्टेड? नो, वी आर ऑल अफेक्टेड। देन हाउ टू डील विद अभी अभी आ रहा हूँ। वी आर ऑल अफेक्टेड। तो पहले तो आप ये समझो, आप कहते हैं ना कि मैं को वो ये जवाब देता, आजकल की ये जवाब क्या देता है, इट इज माई लाइफ, इट इज माई सीट, आई विल डू व्हाट आई वांट, आई पेड फॉर माई सीट, यू डिड नॉट। नो नो नो, व्हाट यू डू अफेक्ट्स मी। हम सब मरेंगे। वी विल नॉट लेट यू डू दैट, we will not let you do that. So we have to start looking at it कि आदमी पोल्यूट करता है, कहता है मैं तो अपनी चीज़ पोल्यूट कर रहा हूँ, अपना एरिया है। नो नो, व्हाट यू डू, आप एयर पोल्यूट करोगे तो आपको कहेगा आप मत सांस लो। इसी आप टेलीविज़न पे गंदे प्रोग्राम देखते, अश्लील प्रोग्राम देखते हो, वो कहता है कि आप मत देखा करो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो कहता है कि मैं पोल्यूट करूँगा, तुम्हारे को नहीं सूट करता। अगर एयर पोल्यूट करूंगा, तुमको सूट नहीं करता, सांस लेनी बंद कर दो। बंद कर सकते हो क्या? नो, इट यू कैन नॉट बी नॉट अफेक्टेड, इट हैज टू अफेक्ट यू। तो अब इसका है एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं मैं। आप देखेंगे कि एक अच्छे एटमॉस्फेयर में जो एक मार्जिनल परफॉर्मर है, जिसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और एक गंदे एनवायरनमेंट में एक अच्छे आदमी की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती गिर जाती है। एटमॉस्फेयर, है। आप देखिए आज इंडिया में एटमॉस्फेयर इज करप्ट।
करप्शन हैज़ बिकम रैम्पेंट एवरीवेयर. करप्शन तो चल ही रही है. आप कहीं कोई काम कराना है, पुलिस कराना है, कोर्ट कचहरी जाना है, हर जगह पर करप्शन इज सो रैम्पेंट एवरीवेयर दैट पीपल आर फेड अप. सो हाउ कैन इट नॉट बी अफेक्टेड? इट हैपन्स. आपको एक और उदाहरण देता हूँ. But let me answer your question first. कि how can you overcome? Yes, how to all that? deal with it. देखो, जब पृथ्वी से स्पेस शटल उड़ती है ना, 80% एनर्जी इस्तेमाल होती है इन टेक ऑफ. 80% ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन टेक ऑफ. इन बाय gravity is pulling you down. तो atmosphere is pulling you down. वो नीचे घेरा खींच रहा है आपको. 80% energy. Only 20% is required to keep it running into orbit. एक स्टेज आती है जब स्पेस शटल इस लेवल पे पहुंच जाती है ना, उसके वो ग्रेविटी की पुल से ऊपर निकल जाती है. ग्रेविटी की पुल से ऊपर निकल जाती है, तब ग्रेविटी नहीं खींच सकती उसको. तो आंसर इज दैट वी हैव टू रीच दैट लेवल. मेरे से कोई पूछता है हैव यू रीच दैट लेवल? आई नो आई डोंट. आई हैव नॉट रीच दैट लेवल. आई पर्सनली हैव नॉट. बट हम लोग कोशिश करते हैं कि वी मस्ट रीच दैट लेवल. वन. एंड सेकेंड थिंग इज अल्टीमेटली we also need to make an effort that we need to clean our environment. There is no other answer. और लोग कहे कि साहब मैं इधर मुंह कर लूँगा, उधर मुंह कर लूँगा. अरे कब तक भागोगे भाई, कब तक दौड़ते रहोगे? अल्टीमेटली यू हैव टू क्लीन द एनवायरनमेंट. देयर इज़ नो अदर वे. अब आप देखिए कंट्रीज लाइक सिंगापुर, जापान. जानते हो जापान, वी वेंट देयर लास्ट ईयर. जापान में they have no garbage ban. They have no garbage bins. कोई कूड़े का वहाँ पर गार्बेज बिन है ही नहीं. और सारे देश में गार्बेज ही नहीं है. I'm not kidding. This is what it is. सिंगापुर आप चले जाओ, एंड आप हिसाब से देखा जाए 1947 we got independence. Do you know 1947 what were these countries like? Japan was totally destroyed with the atomic bomb. Germany, Second World War खत्म हो चुका था. South Korea, North Korea fighting. South Korea was destroyed. Taiwan was destroyed. China was destroyed. China, Japanese were ruling there. They got freedom 1947, 49. आज़ादी मिली थी उनको, और भूखमरी थी वहाँ पर चारों तरफ. Singapore was non-existent. But look at all these countries where they are today. Singapore is the second most honest country in the world. Look at where they have grown, how people are flourishing, highest per capita income, quality of life. ध्यान दीजिएगा, quality of life, healthcare, education is among the top in the world. Top in the world. तो बात ये है कि एटमॉस्फेयर जो एक वातावरण होता है, वातावरण हमेशा शुरुआत होती है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से. याद रखिए अमेरिका में क्या हाल हो रहा है, बुरा हाल हो रहा है वहाँ पर भी, क्योंकि लीडरशिप चेंज हो गया. इससे पहले जब अच्छे लीडर थे सब लोग अमेरिका जाना चाहते थे. आज पूछो कितने लोग अमेरिका जाना चाहते हैं? कोई नहीं जाना चाहता. दे डोंट वांट टू गो. व्हाट हैपेंड? ऑल ऑफ अ सडन leadership got messed up. Nobody wants to go. They're running out from America now. Do you know people are leaving America now? They're running out. Yeah. So my point, and even in India, people want to leave India. Go up, ask the youth today. 60-70% of youth want to leave India. बाहर चले जाते हैं. Why? Quality of life. So आपका जो सवाल है बेटा, वो atmosphere in the office, atmosphere in the house, atmosphere in the society, social environment, political environment, all these things इस सब का असर होता है इंसान के ऊपर. And psychologically, physically, mentally, everywhere, people feel stressed out. These things add to it. And somebody says कि मैं इतना ऊपर पहुंच गया हूँ, मेरे को कोई चीज़ बॉदर ही नहीं करती है. वो या तो स्वार्थी लोग होते हैं
टोटली सेल्फिश पीपल, बट दे डोंट अंडरस्टैंड अगला नंबर तो आपका आना ही है, बच के कहाँ जाओगे आप? नहीं, राइट। सिस्टम खराब है तो आप तो लिपटे जाओगे उसमें। आज ये देखिए इन इंडिया, जानते हो नकली पनीर जितनी मिलती है उतना दूध नहीं बनता, या इंडिया में इतना दूध नहीं प्रोड्यूस होता जितनी नकली पनीर बिक रही है बाहर। मिलावट, दवाइयों में मिलावट, खाने में मिलावट, फ्रूट पे इंजेक्शन, और आपके उसके ऊपर वेजिटेबल्स पे पॉइजन लगी हुई है, खा रहे हैं लोग। हाउ डू यू गेट रिड ऑफ इट? यू, बिकॉज इट्स ऑल करप्शन, चारों तरफ करप्शन की वजह से ही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? करेक्ट। सर, एक और चीज़ जो बहुत बॉदर करती है आज के दौर में, वो ये कि मतलब जब हम बड़े हो रहे थे तो अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो या तो दोस्तों से मिलने जाते थे या खेलने जाते थे या पेरेंट्स के साथ बैठते थे या थोड़ी देर टीवी देख लिया। पर अभी जो जनरेशन है ना, वो मोबाइल में इतना ज़्यादा घुस चुकी है, रील्स बनाने में, बाहर लोगों से जाके मिलना नहीं है, मोबाइल में लगे रहना है, सोशल मीडिया पर लगे रहना है। आप ये चेंज कैसे देखते हैं? क्या ये जो जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे स्कूल की ड्रेस में स्कूल जाने से पहले जो रील बना करके वो पोस्ट करके जा रहे हैं, ये चेंज क्या खतरनाक है या नहीं? गरिमा, मैं 1 मिनट आपको वापस ले जाना चाहता हूँ ऑन द करप्शन थिंग दैट आई टॉक्ड अबाउट, क्योंकि अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं क्या करप्शन बाकी देशों में नहीं है? जो हम लोग करप्शन की बात करते हैं, वाई आर वी टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया? तो मैंने उनको बोला कि देखिए, जापान में in the last 70 years, 80 years, 1 or 2 prime ministers have been found corrupt. But जब उनको corrupt पाया गया तो within 3 hours where were they? वो जेल में थे। सिंगापुर में they found a minister corrupt. He was tried and put into jail. हाल की बात है। चाइना में उनको मालूम, एक मिनिस्टर $20 million का जिसने गबन किया था, he was hanged publicly in that. So they are making effort to clean. और यहाँ पे क्या होता है, you find somebody corrupt, they become a bigger leader. Now, मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब स्ट्रेस की बात की आपने, हम लोगों को we must distinguish between partners in crime and victims of crime. Partners in crime, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए मैं एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ, आपने भी अप्लाई किया और आप क्वालिफाइड हो, मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हो, मिलना आपको चाहिए, लेकिन मैं किसी को रिश्वत दे के आपको फेंक देता हूँ बाहर। मैं क्या बन गया? पार्टनर बन गया क्राइम में। आप क्या बन गए? विक्टिम ऑफ क्राइम बन गए। अब ये तो एक लाइसेंस की बात है। अब दूसरा उदाहरण दीजिए कि यू लुक एट लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। आप देखते हो कोई आदमी सड़क पे गिरा पड़ा है, खून बह रहा है उसका, आप उसको लेके जाते हो अस्पताल, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आप किसी को ब्राइब दे देते हो तो 2 मिनट में उसको ले लेंगे। अब आपका उसूल कहता है कि मैंने रिश्वत नहीं देनी। अब सवाल ये है, क्या आप उसको मरने दीजिएगा या रिश्वत दीजिएगा? मेरा जवाब, मैं रिश्वत दूंगा। अब बताइए कि क्या मैं अपराध में भागीदार था या अपराध का शिकार बन गया? एम आई अ पार्टनर इन क्राइम और आई बिकेम अ विक्टिम ऑफ क्राइम? आई हैड नो चॉइस। एंड 90% मैं सोचता हूँ आज हिंदुस्तानी ईमानदार हैं, दे आर ऑनेस्ट पीपल, they have become partners in crime. Sorry, they have become victims of crime, yeah. not partners in crime. And that is a very important thing कि जो लोग कर रहे हैं ये नहीं करना चाहते। और आप देखिए, हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर इलीगल काम एक तो नॉर्म हो चुका है। कानूनी काम करने के लिए आप इलीगल काम करना पड़ता है आपको, आप कर रहे हैं। इसी मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में हैज बिकम लीगलाइज्ड। हाउ? एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री। अब बिजनेस वाले लोग हैं और पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, खूब रिश्वत ले रहे हैं, चारों तरफ ले रहे हैं, चल रहा है। और 100 करोड़ 200 करोड़ इधर से घुमाते हैं, उधर से दिखा दें एग्रीकल्चर इनकम में, बात खत्म हो गई। अब बताओ, आई मीन, इज दिस हाउ यू कैन फंक्शन? एंड डू यू नो द अकाउंटेंट हैज एस्टिमेटेड कि इससे कितनी
ये हेरा फेरी चल रही है, 3 लाख करोड़ रुपया is being generated illegally like this. 300,000 Yeah. crores. It's a lot of money. आप बताइए, this is how the whole, and जान के कर रहे हैं, इनको सब समझ में आती है. They want to keep the system messed up, corrupt like this on purpose. Yes. और जिसके लिए आप हम पे कर रहे हैं. एंड इसी करप्शन की वजह से आप देखिए पिछले 7 साल नीट एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है, हर साल लीक हो जाता है. अब बताओ वो बच्चे क्या करेंगे? टेल मी. अब आपने स्ट्रेस से शुरू किया था मेरा प्रोग्राम. यू टेल मी, आप अपने आप को उस बच्चे की पोजीशन में लगा दो हु हैज पुट 3-4 years of your life into नीट एग्जाम, और लास्ट में यू आर रेडी टू गिव द एग्जाम और नीट का पेपर लीक हो गया. अब बताइए, आप उसकी जगह पे होते, या वो होते, या ये होते, या मैं होता, स्ट्रेस नहीं होता? बिल्कुल होता. अब फिर कह दो कि स्ट्रेस नहीं साइकोलॉजिकल है. साइकोलॉजिकल क्या? वो साइकोलॉजिकल? या ऑफ कोर्स इट इज साइकोलॉजिकल, बट यस इट इज. बट इज दिस द आंसर? बट हु क्रिएटेड दिस? दिस इज मैन मेड स्ट्रेस. Yes. दिस इज द नेगेटिव एनवायरनमेंट. तो बात यह है कि अब कोई कहे कि क्या कर, अब लड़ाई करनी पड़ेगी पॉलिटिकल सिस्टम से. देयर इज नो अदर आंसर. इसी वजह से बहुत जगह पर शासन चेंज हो जाती है, बहुत जगह पर रेवोल्यूशन हो जाते हैं. हाउ डू यू थिंक इट हैपेंड इन नेपाल? इट हैपेंड. हाउ डू यू थिंक इट हैपेंड इन बांग्लादेश? It happened. It has happened 5 times in Pakistan. It has happened. It happens many countries. Because at some point, you can't just go on like this. And people went in. अब वो कहते हैं कि साहब वायलेंट हो गए, उनको जला दिया, फलाना. एक बात बताओ, क्या करें वो? मार खाते रहें, पिटते रहें, कब तक रहे? Somewhere you have to take a stand. इसी मैं नेपाल में जब ये हुआ था तो मेरे को वो भी एक पॉडकास्ट इंटरव्यू हो रही थी, तो बोले साहब वो वायलेंस हो गई, उनको जला दिया, घर से निकाल दिया, फलाना कर दिया. मैं उनसे पूछा कि भैया एक बात बताओ, आप उनकी जगह पे होते, जो वहाँ पर भ्रष्ट चोर मंत्री दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनके ऊपर जाके उनकी जिंदगी देखो. 10 साल पहले उनकी 10 रुपए की औकात नहीं थी, आज 10,000 करोड़ का मालिक बना हुआ है 10 साल के अंदर. और जिसको दिल करता है 10 साल के अंदर जेल कर देता है, जिसको दिल करता है 10 आदमी थप्पड़ मरवा देता है. आप अगर उसकी जगह पे होते, मार खाते रहते, क्या करते आप? क्या करते आप? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैनॉट टेक ऑन लाइक दिस. कई बारी रिफॉर्म के लिए रेवोल्यूशन चाहिए होता है. रिफॉर्म करना हो तो रेवोल्यूशन चाहिए. यू कैनॉट डू दिस एनी अदर वे. हाउ कैन यू डू इट? Absolutely. सो देयर इज नो अदर आंसर. और उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस चाहिए. पर जो हमारा सिस्टम है, चाहे हम एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें या जिस तरीके से आज के यूथ जो बड़ा हो रहा है, आपको लग रहा है कि जो कंपटीशन वर्ल्ड वाइड है या आज का जो दौर है, उसके लिए हम युवाओं को सही तैयार कर रहे हैं? मेरा ख्याल है हम लोग नहीं तैयार कर रहे ठीक से उनको. एंड आज का जो एटमॉस्फेयर है, फ्यूचर जो आ रहा है हमारा, आपने बल्कि अभी शुरुआत में ही कहा था दैट पीपल डोंट वांट टू वर्क हार्ड, दे वांट इजी मनी. एंड सैड पार्ट इज दैट मीडिया ने एक और नया तमाशा शुरू किया, पॉलिटिशियन ने और एक नया तमाशा शुरू किया है. डोंट बी ए जॉब सीकर, बिकम अ जॉब क्रिएटर. आप काम करते हो. और आज क्या हो रहा है स्टार्टअप में, हर दूसरा आदमी स्टार्टअप कर रहा है और कभी उधार ले रहा है, कभी माँ बाप के गहने बेच रहा है, माँ बाप के मकान बेच रहा है, स्टार्टअप कर रहा है. एंड 95% 90% ऑफ देम फेल विद इन द फर्स्ट 12 months. उसके बाद उसमें जी उनके ऊपर लोन चढ़े हुए हैं, उसके ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, उसी को उतारते उतारते उनके नाक दम हो गया, सारा बीमार हो गए, अस्पताल चले गए. यू सी दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग कर क्या रहे हैं. वी कांट गो अनप्रिपेयर्ड. वी कैनॉट गो अनप्रिपेयर्ड. तो एंड सैडली लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले रहे हैं, MBA की डिग्री ले रहे हैं, एंड उनको सर्टिफिकेट तो मिल जाता है,
उनकी एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं. एक्सपेक्टेशंस आर सो हाई कि दे ऑल वांट टू स्टार एज CEOs. हर एक आदमी CEO बन के ही शुरू करना चाहता है. बट इट डजंट वर्क लाइक दैट. It does not. आप देखिए, today the statistics are that IITians and IIMs people, 37 or 40% are unemployed. 37 to 40% are unemployed. Employability has become a big issue, and that is also stressful. काम करते हैं तो स्ट्रेस है, काम नहीं करते तो स्ट्रेस है. It is a bigger issue there. But many people really don't want to work hard. घड़ी देखी भाग गए, घड़ी देखी भाग गए, तो काम नहीं होता है, काम छोड़ के चले गए. यू कैनॉट वर्क लाइक दैट. आप एक बात बताओ, आई मीन डॉक्टर हु इज ट्रीटिंग यू, घड़ी देख के वो कहता है मेरा टाइम हो गया, आपको आधा ऑपरेशन छोड़ के चला जाएगा. इज दैट राइट? डू यू वांट दैट? बट दिस इज द बिहेवियर. कैसे काम कर छोड़ के चले जाओगे आप? यार जिम्मेवारी है यार, कैसे करोगे आप? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज टू बी डन. Yes. Responsibility we need to understand. Responsibility is a key factor, and which today people don't have that responsibility factor. They feel it is casual, and it doesn't work like that. It doesn't. यस सर, आखिरी सवाल और सबसे ज़रूरी सवाल, क्योंकि हमने स्ट्रेस से शुरू किया था और हम जैसा कि पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि हम क्या करते हैं कि जब हमको लगता है कि बर्नआउट हो गया है, थक गए हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेकर के कहीं घूमने चले जाते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि ओ यहाँ से हम रेजुविनेट होके वापस आएंगे, लेकिन जब वापस आते हैं तो और ज़्यादा थके हुए आते हैं. क्या ये सही तरीका है खुद को रेजुविनेट करने का, या ये सिर्फ एक और तरीका है खुद को थका लेने का? हुआ कुछ नहीं, बस आपने सोच लिया कि आप ब्रेक ले चुके हैं, लेकिन वो कोई ब्रेक नहीं था. गरिमा, इसके लिए मैं एक साथ छोटी कहानी जी. शेयर करता हूँ. जी. एक यंग कपल मॉरिशस गया फॉर अ 5 day 6 day वेकेशन. और वेकेशन दे वांटेड टू मेक इट अ मेमोरेबल वेकेशन. तो 5 स्टार होटल में गए, 7 स्टार सर्विस थी. तो जैसे इन्होंने सामान वान रखा कमरे के अंदर, तो आदमी ने देखा कि उसके कमरे का व्यू सी व्यू नहीं था, समुंदर नहीं दिख रहा था वहाँ से. तो उसको बहुत गुस्सा आया कि यार मैं इतने पैसे 5 स्टार लगाया है तो एक सी व्यू तो होना चाहिए ना हमारे को वहाँ पर. तो उसको गुस्सा आया, उसने रिसेप्शन पे फ़ोन किया, बोले हमारे को तो सी व्यू चाहिए. तो रिसेप्शन से बोला कि सर ऐसा है कि जब आपने बुकिंग की थी आपने बोला नहीं था कि सी व्यू ही चाहिए कमरे का, तो हम तो दे देते आपको, लेकिन अब तो हमारे पास है नहीं, सारा होटल बिक चुका है, देयर इज़ नॉट इवन वन रूम, क्या करूँ मैं? तो उसने बहुत ज़ोर से उसके ऊपर चिल्लाया. फिर उसने कहा अपने मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर को बुलाया, मैनेजर पे और ज़ोर से चिल्लाया. फिर उसको भी बताया कि भाई सी व्यू चाहिए. मैनेजर ने भी वही बात बोली कि साहब अब कहते तो हम दे देते हैं आपको, और अभी भी कोई कमरा होता तो फिर भी दे देते हैं हम, लेकिन कमरा ही नहीं है, सारा बिक चुका है. सब इतने में उनकी बहसाबहसी हो गई. तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि देखिए ऐसा है, हम लोग यहाँ पे आए थे कि वेकेशन के लिए, हमारा पर्पस था टू बी टुगेदर, आवर पर्पस वाज टू बी टुगेदर. सो सी व्यू है या नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील. तो अब हस्बैंड को इतना गुस्सा आ गया कि तू भी मेरी साइड लेने की बजाय तू भी होटल वालों की साइड ले रही है. उस पर झगड़ा शुरू कर दिया. अब जो वेकेशन उनकी खुशी होनी थी, वो 5 दिन एक दूसरे से बात ही नहीं करी उन्होंने, खाना भी नहीं खाया इकट्ठे, कहीं बार भी नहीं गए. अब बताइए, what was to be a memorable vacation became a nightmare. सिरदर्दी हो गई साहब की. अब आप बताओ, क्या was it called for? क्या ये अवॉइडेबल नहीं था? टोटली अवॉइडेबल. इट वॉज अ बिहेवियर. अब अक्सर लोग, इवन मेडिकल एडवाइजर्स, काउंसलर्स भी एडवाइस करते हैं, आप वेकेशन ले लो, go to the mountains, go to the beaches, take a time off and you will feel relaxed. You know something, जिसका एटीट्यूड ऐसे होता है ना, वो अपनी समस्या साथ लेके जाता है. You carry your problems with you to the vacation, mountain and beaches, everywhere you are carrying your problems. So we have to understand कि जिंदगी में मैनेज करोगे तो नफ़ा मिलेगा, प्रॉफिटेबल रहोगे. मिसमैनेज करोगे
तो घाटे में रहोगे। मिसमैनेजमेंट। आपको इस छोटी सी कहानी से शेयर ख़त्म करता हूँ। एक आदमी एक स्पिरिचुअल गुरु के पास गया तो बोला कि साहब मैं दफ्तर से तो तंग आ गया हूँ, मेरा दफ्तर परेशान है, मेरा बॉस परेशान ख़राब करता है, खड़ूस है, मेरा बॉस खड़ूस है, आई एम ओवरवर्कड, अंडरपेड, मेरी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो मेरे को कोई ब्लेसिंग दो। तो अब वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा क्या ब्लेसिंग दूँ तेरे को, तेरा दफ्तर खराब है, प्रॉब्लम ऑफिस में है, प्रॉब्लम तुम्हारा बॉस खड़ूस है, तो क्या ब्लेसिंग दूँ मैं तेरे को, कि मैं यही ब्लेसिंग दे सकता हूँ कि तुझे नौकरी से निकाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। बोले ना ना ना, तो और ख़राब हो जाएगा फिर। तो वो बोले कि भाई देख तेरे पास काम है तब प्रॉब्लम, काम नहीं है तब प्रॉब्लम। कहता ये प्रॉब्लम वहाँ है या यहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, वहाँ है या यहाँ पे है। तो कहता है देख बेटा, मैनेजमेंट और इस मिसमैनेजमेंट में फ़र्क है। टाइम को मैनेजमेंट करोगे प्रॉफिटेबल, टाइम को मिसमैनेज करोगे लॉस। हेल्थ को मैनेज करोगे प्रॉफिटेबल, हेल्थ को मिसमैनेज करोगे लॉस। रिलेशनशिप को मैनेज करोगे प्रॉफिटेबल, रिलेशन मिसमैनेज करोगे लॉस। पैसे को, रिलेशनशिप को, टाइम को, हर चीज़ को, जो भी चीज़ है, मैनेज प्रॉफिटेबल, मिसमैनेज लॉस। आपको एमबीए चाहिए इतनी अच्छी बात समझने में, पीएचडी चाहिए। दुख की बात यह है एमबीए पीएचडी करके फिर भी नहीं समझते ये। जी, तो की है मैनेजमेंट। आप कैसे अपने सुख दुख, पैसा, परिस्थिति को मैनेज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उम्मीद है बहुत सारी मोटिवेशन और मैनेजमेंट करने की सीख आपको इस पॉडकास्ट से मिली होगी। थैंक यू सो मच सर, हमें समय देने के लिए और इतने इस ओवरवेलमिंग कॉन्वर्जेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।